अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 4 मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आज की अहम और बड़ी डेवलपमेंट, पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात, इसकी अंदरूनी कहानी क्या है और इसका आगे अंजाम क्या होगा। क्या इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा? तफसीलन इस हवाले से बात होगी। दूसरे नंबर पे बात करेंगे यूरोपियन यूनियन की तरफ से पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। इसकी पाकिस्तान के ऊपर रिपरकशंस क्या होंगी और पाकिस्तान के जीएसपी स्टेटस के ऊपर क्या इसके असरात होंगे। तफसीलन इस पे भी बात होगी। तीसरे नंबर पे बात करेंगे साबिक शामी सदर बशार अल असद की अहलिया ने अपने शोहर से तलाक का मुतालबा कर दिया है। उसकी वजूहात क्या हैं, इस पे भी तफसीलन बात होगी। और चौथे नंबर पे बात करेंगे फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो की और उनकी वाइफ की खाना काबा की जियारत करते हुए तस्वीर वायरल हुई हैं। ये कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड ये तस्वीर हैं और इसके हवाले से काफी क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। इस पे भी तफसीलन बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात होने थे, उसका पहला बाकायदा दौर और ऑफिशियली जो वजीर आजम की तरफ से कमेटी बनाई गई थी इसहाक डार की सरबराही में, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके साथ साथ जो राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी, ये तीन मुस्लिम लीग नून की तरफ से, उसके साथ साथ नवीद कमर साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से, अलीम खान, चौधरी सालेक और उसके साथ साथ जो MQM से खालिद मकबूल सिद्दीकी, ये 7 रुकनी कमेटी हुकूमत की तरफ से बनाई गई थी, जिसने आज तमाम 7 के 7 अरकान शामिल थे इस जो मुज़ाकरात थे या इस कमेटी में। जो पीटीआई थी उसकी तरफ से 3 लोग ही शामिल हुए आज और उसकी जो सरबराही थी वो साबिक स्पीकर असद कैसर ने की थी। जो आप मुज़ाकरात के हवाले से, मैं भी इस हवाले से काफ़ी अरसे से ये कह रहा था कि पीटीआई मुज़ाकरात दरअसल करना ही नहीं चाहती और मुज़ाकरात इस हुकूमत से करके पीटीआई एक तो ये कि इसका जो मैंडेट है उसको तस्लीम कर लेगी और उसके साथ साथ जो इमरान खान का पूरी जिंदगी का बयानिया है, पूरी सियासी जिंदगी का जो बयानिया है कि वो कभी भी इन चोरों और लुटेरों के साथ नहीं बैठेंगे। माजी में जब इमरान खान की हुकूमत आई थी तो जब पीडीएम के लोग जो मुज़ाकरात की बात करते थे, क्योंकि जब उनके ऊपर मुकदमात और उनको जेलों में भेजा जाता था, उस टाइम पीडीएम के जो लोग थे वो भी मुज़ाकरात का मुतालबा करते थे कि अपोजिशन की तमाम जमातें हुकूमत के साथ मिलकर उनको तमाम जो बातें हैं वो बातचीत के जरिए ही तय करनी चाहिए। तो इमरान खान तब ये कहते थे कि वो एनआरओ नहीं देंगे इन तमाम चोरों को। ये अरबों रुपए इन्होंने लूटे हैं, क्या मैं इनको एनआरओ दूं और मैं इनके साथ बैठ के बात करूं। अब वही इमरान खान और उनकी सियासी जमात ये मुतालबा कर रही थी कि वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। बहरहाल आज जो पीटीआई की तरफ से कमेटी थी उसमें से 3 अरकान नहीं थे। एक तो ये सीरियसनेस का अंदाजा लगाया जा सकता है, गो कि ये कहा जा रहा है कि उमर अयूब खान के ऊपर केसेस थे, वो अपनी राहदारी जमानत हासिल उन्होंने वो की है, इसलिए वो नहीं आ सके। इसी तरह जो अली अमीन गंडापुर हैं उनके हवाले से भी यही कहा गया कि वो एक तो सूबाई काबीना की मीटिंग थी और उसके साथ साथ जो दूसरा उनके ऊपर भी जो केसेस है उसकी जमानत के हवाले से ये मैं समझता हूँ कि जो जमानत और जो गिरफ्तारी के हवाले से ये पहले भी इस्लामाबाद में ना सिर्फ ये कि इजलास अटेंड करते हैं, पीटीआई की अपनी जो पार्लिमानी पार्टीज के इजलास हैं वो भी अटेंड करते हैं, तब उनको गिरफ्तारी का वो कोई नहीं होता। दरअसल मैं ये समझता हूँ कि ये जो पीटीआई के खासतौर के ऊपर जो अहम रहनुमा है वो इसलिए भी कि इमरान खान की तरफ से क्या वाकई इसका संजीदगी है या नहीं है और क्या इमरान खान वाकई ये उनको मुज़ाकरात की इजाज़त देते भी हैं या नहीं, तब तक जो है वो शायद इन्होंने एक टेस्टर के तौर के ऊपर 3 लोगों को भेजा, असद कैसर को और बाकी 2 को, जो पूरी जो इनकी तरफ से कमेटी के अरकान थे वो इसलिए नहीं है। बहरहाल आज जो कमेटी का इजलास हुआ उसमें पहला ही मुतालबा इनकी तरफ से यही किया गया कि इमरान खान को रिहा किया जाए। साथ साथ ये भी जो कभी भी जो मुज़ाकरात होते हैं उसमें ये नहीं होता कि आप आते ही ऐसा मुतालबा कर दें कि जो अभी पॉसिबल ही ना हो। इमरान खान के मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं और 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है वो भी उसका खासतौर से आज उसका फैसला आना था लेकिन उसको मौखर कर दिया गया है 6 जनवरी तक। तो ऐसा मुमकिन हुकूमत के लिए नहीं है कि वो कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करते हुए कि जिसके मुकदमे अभी ज़ेर समाअत हों और उनके फैसले आने हों और हुकूमत किसी ऐसे शख्स को रिहा कर दे। ऐसा ना माजी में कभी हुआ और ना ही अब होगा। तो इसलिए ये जो पीटीआई की तरफ से ये मुतालबा किया गया था ये मैं समझता हूँ बिल्कुल गैर संजीदा एक मुतालबा था। इसमें शुरू में जो पूरे एक टर्म्स एंड रेफरेंसेस और बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं समझता हूँ कि मोडेलिटीज़
तमाम मुज़ाकरात के हवाले से कि क्या क्या चीज़ें डिस्कस होंगी, जो पीटीआई की तरफ से मुतालबात हों वो अपना एक नोट करके या उसको एक बाकायदा रिकॉर्ड करके वो करें, ताकि एक जो बाकायदा मुज़ाकरात हों उस पर एक संजीदा डिस्कशन हो सके। इसी तरह जो हुकूमत है उसकी तरफ से भी जो पीटीआई के हवाले से खदशात हैं या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको भी ये इस हवाले से बाकायदा इसकी प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग और नोट डाउन करके ही ये सारे मामलात को वो आगे बढ़ाया जा सकता है। इस तरह ये जो आके मिलना और आपस में गपशप करके ये इस तरह कभी भी मुज़ाकरात नहीं होते, ना ही इसमें संजीदगी नजर आती है। बहरहाल ये खास तौर के ऊपर जो इमरान खान के हवाले से मैं माजी में भी बता चुका हूं कि इनके मुज़ाकरात पहले भी हुए और इस इमरान खान की तैयारी के हवाले से भी, जो इनकी रिहाई के हवाले से भी ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं और इमरान खान रिहा हो भी सकते हैं। लेकिन मामला वही है कि इमरान खान की जमानत या उनकी गारंटी कौन देगा कि वो खामोश रहेंगे और ये जो अहद या वादे वो किए जाएंगे वो उसके ऊपर पूरा उतरेंगे, क्योंकि माजी में ऐसे बेशुमार वाकयात हो चुके हैं जिसमें इमरान खान ने हमेशा जो किसी के साथ कमिटमेंट करने के बावजूद भी वो वादों से मुकर गए हैं। उसकी मैंने आपको 2 एग्जांपल्स पहले भी दी थी। एक जो है वो 2013 वाले इलेक्शंस में जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन्होंने वो मुतालबा किया था कि वो इसके सुप्रीम कोर्ट से बाकायदा कमीशन के जरिए इन जो धांधली थी 2013 के इलेक्शंस की वो कराई जाए, और अगर ये सुप्रीम कोर्ट कि ये जो इंक्वायरी होगी उसमें ये साबित हो जाता है कि धांधली नहीं हुई तो वो सरेआम माफी मांगेंगे। इस हवाले से पूरा एक बाकायदा इनका एग्रीमेंट हुआ, इमरान खान ने साइन किए थे कि वो अगर धांधली साबित हुई तो जो उस टाइम की हुकूमत थी यानी नून लीग वो माफी मांगेगी और वो हुकूमत छोड़ देगी, और अगर धांधली साबित ना हुई तो इमरान खान पब्लिकली माफी मांगेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो कमीशन था उसका फैसला आया और उसमें यह कहा गया कि कोई सिस्टमैटिक रिगिंग नहीं हुई, उसके बावजूद भी इमरान खान ने माफी नहीं मांगी और वादा खिलाफी की। फिर जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जब ये हुकूमत में आ गए उसके बाद जनरल बाजवा के साथ इन्होंने कमिटमेंट की कि वो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको टारगेट नहीं करेंगे और उनके जो बुरे अलकाबात हैं उनसे नहीं पुकारेंगे, ये कमिटमेंट की। और उसके बाद ये जलसे में गया और उनसे जलसे में खिताब करते हुए ये कहा कि जनरल बाजवा तो मुझे कहता है कि तुम मौलाना फजलुर रहमान को डीजल ना कहा करो, आप बताओ मैं कहूं या ना कहूं। तो ये इमरान खान का जो एक नॉन सीरियसनेस है और ये जो वादा खिलाफी के हवाले से ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखते हुए मैं नहीं समझता कि ये हुकूमत किसी भी वर्बली या जो मौजूदा पीटीआई की दस्तयाब क़यादत है उसके ऊपर यकीन करते हुए इमरान खान की जो रिहाई का मुतालबा है उसको पर पूरा जो है वो अमल दरामद करेंगे। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है और जो मेरे ज़राए हैं वो भी ये बताते हैं कि नवाज शरीफ भी चाहते हैं कि अब सुलहजुई और जो मुल्क में ये जो सियासी इंतशार है और अदम इस्तेकाम का शिकार है जो मुल्क, इसका खात्मा करना है तो उसके लिए फिर पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। और नवाज शरीफ भी इसके हामी हैं। वो ये समझते हैं कि इमरान खान जेल में बैठ के, क्योंकि लोगों की सिंपथीज और हमदर्दियां वो इनके साथ ज्यादा मिल रही हैं इनको, जब ये बाहर होंगे चाहे ये इवन पब्लिक में जलसे भी करें जिस तरह अब है, वो कहते हैं कि ये पीटीआई अब जितने भी जलसों की कॉल्स देती है लोग थक चुके हैं इमरान खान की रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो कॉल्स ये एहतजाज और जलसों की, ये कब तक ये वो कर सकते हैं। इसलिए इमरान खान को अंदर रखना ज्यादा उनको पॉपुलर कर रहा है। वो बाहर आएंगे, लोग भी जो है वो एक हद तक ही जलसे जुलूस और वो अटेंड कर सकते हैं, इसलिए वो हुकूमत को इतना ज्यादा डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे। ये नवाज शरीफ की तरफ से जो मेरे जराए हैं वो ये बताते हैं कि वो ये समझते हैं कि इमरान खान को फिलफोर इनको छोड़ देना चाहिए और बाकी जो अदालत के मुकदमात हैं वो अपने निपटाते रहेंगे, लेकिन सियासी तौर के ऊपर इमरान खान को ज्यादा अरसा जेल में रखना उनकी जो लोगों की हमदर्दियां हैं वो ज्यादा समेटेंगे। बहरहाल ये जो इसके आगे अब क्या ये पीटीआई को संजीदगी का मुजाहरा करती है और साथ साथ ये भी कि इमरान खान की जो रिहाई का मुतालबा किया जाता है उसमें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से क्या इसका वो आता है। जो मेरी इतलात है कि इस्टेब्लिशमेंट अभी फिलहाल वेट एंड सी वाली पॉलिसी के ऊपर वो करेगी और इस हवाले से सियासी जमातों के साथ वो क्या सामने आते हैं इसके नतायज उसके बाद ही कोई वो किया जाएगा। ताहम जो इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से वो मैं पहले भी बता चुका हूं कि वो शायद अब मुमकिन ना हो, और इमरान खान का 9 मई के हवाले से ये अब भी इयादा किया गया है जो ISPR की प्रेस रिलीज है उसमें
कि जब तक 9 मई के जो मास्टरमाइंड है उसको इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया जाएगा, तब तक जो 9 मई के वाकयात के ऊपर इंसाफ नहीं मिल सकता। तो वो उसको जो मेरे जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि उसके लिए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से ही वो किया जाएगा, रिजू किया जाएगा। मिलिट्री कोर्ट वाला आगे जाके मैं डिस्कस भी करूंगा कि क्यों नहीं किया जा रहा। और पहले भी मैं बता चुका हूं कि इंटरनेशनल जो प्रेशर है और उसके असरात आना शुरू हो गए हैं। जरा उसी पे ही बात कर लेते हैं। जो आज यूरोपियन यूनियन की तरफ से आज एक अहम उनके एक तो मुतालबा आया है और उसके साथ साथ जो अपने खदशात का इजहार किया गया है एक्सक्यूज मी, जो मिलिट्री कोर्ट्स में पीटीआई के 25 जो वर्कर्स उनका ट्रायल किया गया और उनको सजाएं सुनाई गई हैं, उसकी तरफ से न सिर्फ ये कि खदशात का इजहार किया गया है बल्कि ये भी मुतालबा किया गया है कि ये तमाम तर इनका जो ट्रायल की डिटेल्स हैं और फैसला और उसकी कॉपी जो है वो पब्लिक की जाए, ताकि लोगों को भी पता चल सके कि उनका ट्रायल किस नौइयत का हुआ है, क्या इंसाफ के तकाजे पूरे हुए हैं और क्या जो बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी जो कि आपको इंसाफ के तमाम तर जो फरामी है वो की जाएगी, वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए। तो ये तमाम मुतालबात किए गए हैं। और उसके साथ साथ ये भी कि अगर ये पाकिस्तान, क्योंकि जो सिग्नेटरी है उनकी जो बुनियादी तौर के ऊपर बैनुल अक़वामी अहद बराए शहरी व सियासी हकूक ICCPR उसका सिग्नेटरी है और उसका जो सेक्शन है 14 उसके मुताबिक हर शख्स को एक आज़ाद और गैर जानिबदार और मजाज अदालत में मुनसिफाना अवामी समात और मुनासिब व मौसर कानूनी नुमाइंदगी का हक हासिल होता है। और पाकिस्तान ये जो मिलिट्री कोर्ट में है उसकी पूरा वो जो एक रिकॉर्ड है वो किया जाए, अदरवाइज ये उसकी वायलेशन होगी अगर ये उनको मुनसिफाना जो हक नहीं दिया गया उसके ट्रायल के हवाले से। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो यूरोपियन यूनियन के जो जनरलाइज स्कीम है ऑफ प्रेफरेंस जो प्लस है GSP प्लस जिसको कहते हैं, उसके तहत इस हैसियत से जो मुस्तफीद ममालिक हैं बशमूल पाकिस्तान, इन्होंने रजाकाराना तौर पर 27 बुनियादी बैनुल अक़वामी कन्वेंशंस को मौसर अंदाज से नाफिज करने पर भी इत्तफाक किया हुआ है। और इसके जो ये भी साथ साथ कि पाकिस्तान ने जो मुख्तलिफ कन्वेंशंस है उसकी तौसीक की है और 2027 तक जो अबूरी इंतजामात के तहत जो GSP प्लस स्टेटस पाकिस्तान उससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान ये इनके ऊपर पूरा नहीं उतरता तो वो जो GSP प्लस स्टेटस है वो पाकिस्तान का ख़त्म किया जा सकता है। और अगर GSP प्लस की इंपॉर्टेंस के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान की जो यूरोपियन ममालिक हैं उसको जो बरामदात हैं या एक्सपोर्ट्स हैं वो कोई 6 से 7 तकरीबन ये 9 से 10 अरब डॉलर की जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स होती हैं जो यूरोपियन मार्केट्स की तरफ, और उसमें पाकिस्तान को ये जो टैरिफ जो है उसमें पाकिस्तान को छूट दी जाती है। लेकिन ये इतना ज़्यादा भी छूट देने के बावजूद भी पाकिस्तान उसको सही तरीके से कैपिटलाइज नहीं कर पा रहा और उसकी वजह जो पाकिस्तान की जो क्वालिटी है ऑफ प्रोडक्ट्स उसके हवाले से भी हमेशा खदशात का इजहार किया जाता है। और इवन अभी भी रिसेंटली एक खबर मेरी नज़र से गुजरी कि पाकिस्तान जो चावल एक्सपोर्ट करता है यूरोपियन जो ममालिक हैं वो उनको वापस किया जा रहा है क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है वो लो क्वालिटी का चावल भेजा गया है। तो ये जो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स हैं ये इस स्टेटस के बावजूद भी एक तो अपनी क्वालिटी को मजीद बेहतर करके जो यूरोपियन जो मार्केट्स हैं उसको कम्पीट कर सकते थे, वो नहीं किया गया। और उसके साथ साथ जो अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको मजीद बढ़ाने, क्वालिटी के साथ साथ जो मजीद जो कैप्चर करना है मार्केट, उसके हवाले से भी पाकिस्तान ने उसको सही तरीके से कैपिटलाइज नहीं किया। तो ये पाकिस्तान का मैं समझता हूँ कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम जो इंटरनेशनल जो ट्रेड के हवाले से भी उस तरह उससे मुस्तफीद नहीं हो रहे जिस तरह इंडिया हो रहा है या जो बांग्लादेश है, खासतौर के ऊपर जो टेक्सटाइल के हवाले से बांग्लादेश ने जिस तरह कैप्चर किया है पाकिस्तान उस तरह वो नहीं कर पा रहा। बहरहाल ये तो अगर इसका हो गया इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट है यूरोपियन यूनियन के हवाले से जो कि पाकिस्तान को इससे नुकसान हो सकता है अगर ये इस तरह की खासतौर के ऊपर जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कोई उनको ये नजर आया कि उसकी कोई वायलेशन की गई है बुनियादी तौर के ऊपर जो इंसाफ की फरामी के हवाले से। लेकिन अगर इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस देखे जाए, मैंने 2-3 दिन पहले भी अपने वीलॉग में बताया था कि जो इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल ना करने का जो वजूहात हैं वो भी यही हैं। एक तो पॉलिटिकल जो प्रेशर है यहाँ पे विद इन पाकिस्तान, सियासी जमातें भी नहीं चाहती कि आज इमरान खान है कल को नवाज शरीफ भी हो सकता है, आसिफ अली जरदारी भी हो सकता है, मौलाना फजल रहमान भी हो सकता है कटहरे में। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये एक रास्ता खुल जाए और ये झिझक उतर जाए
कि सिविलियन और जो सियासतदान है या सियासी लीडरान है उनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो, तो ये भी संजीदा नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ा जो एक फैक्टर है वो है इंटरनेशनल जो प्रेशर है। आज वर्कर्स के हवाले से जो यूरोपियन यूनियन की तरफ से आया, दीगर ममालिक भी इसके हवाले से अपने खदशात का इजहार कर सकते हैं। इमरान खान का बहरहाल इन वर्कर्स से स्टेटस कहीं ज्यादा है, तो इसलिए ये अगर इमरान खान के हवाले से मिलिट्री कोर्ट में गए तो दुनिया किसी तौर के ऊपर भी इसको तस्लीम नहीं करेगी। यही वो वजह है कि ये फैसला किया गया है और मैंने इस हवाले से पहले ही रिपोर्ट किया था कि इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होगा। ताहम अगर जनरल फैज हमीद के और इमरान खान के 9 मई के हवाले से कनेक्शन साबित होते हैं तो फिर इनका बाकायदा तौर के ऊपर इंक्वायरी हो सकती है, आर्मी की तरफ से इनसे पूछ किया जा सकता है और उसके बाद ये तमाम तर शवाहिद और इनके फिर जो बयानात होंगे उसकी बुनियाद के ऊपर इनका जो इंसदाद दहशत गर्दी या एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में इनका मुकदमा चलाया जा सकता है 9 मई से रिलेटेड, और वो ऑलरेडी इस हवाले से चल रही हैं, पहले भी समातें। तो ये इमरान खान का जो आगे जाके इनकी रिहाई के हवाले से जो आर्मी का या मिलिट्री की तरफ से 9 मई के मुकदमात हैं उसका स्टेटस डिफरेंट है। जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो एक डिफरेंट उससे हैं। लेकिन अगर कोई ब्रेक थ्रू होता है तो उसके बाद फाइनल जो गो अहेड है या जो इजाज़त देनी है वो फौज की तरफ से या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही मिलेगी, और अल्टीमेट जो इसकी जो इमरान खान के वो होगा, ब्रेक थ्रू होगा, वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही होगा। अब जरा बात कर लेते हैं शामी सदर बशार अल असद, उनकी अहलिया। ये जो 10-15 दिन पहले जो बागियों की तरफ से कब्जा किया गया और उसके बाद हुकूमत उनकी कायम कर दी गई है रूस शाम में, तो उसके बाद ये तो पूरी अपनी 10 जो रुकनी फैमिली थी उसके साथ रशिया चले गए, और रशिया में अब ये जो टर्किश मीडिया है ये रिपोर्ट कर रहा है कि शामी जो सदर हैं बशार अल असद, उनकी अहलिया ने अपने शौहर से तलाक के लिए अप्लाई कर दिया है और एक रूसी अदालत में उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर ये जो तलाक के लिए वो किया है, मुतालबा किया है, उसमें उन्होंने जो रीजंस बताई हैं, जो अस्मा उल असद हैं उन्होंने शोहर से अलहदगी के लिए, वो ये बताती हैं कि वो यहाँ पर नहीं रहना चाहती और वो दरअसल बरतानिया जाके शिफ्ट होना चाहती हैं। और उसकी रीजंस जो बताई हैं कि रशिया से वो बरतानिया शिफ्ट होने की, वो ये कहती हैं कि उनको कोई खून का कैंसर है, ल्यूकीमिया है, जिसकी बुनियाद के ऊपर रशिया में उसका प्रॉपर उसकी ट्रीटमेंट नहीं होती, बरतानिया में ही हो सकती है, क्योंकि बशार अल असद को भी बैन किया हुआ है बरतानिया की तरफ से, तो वो वैसे ही नहीं जा सकते। इवन इनकी वाइफ को भी बैन किया हुआ है, लेकिन मेडिकल ग्राउंड के ऊपर वो वहां पे जाना चाहती हैं और वहां से ही इलाज कराना चाहती हैं। इस बुनियाद के ऊपर वो इनसे जो है वो अपना वो करना चाह रही हैं, तलाक के लिए मुतालबा किया उन्होंने। अब देखना यह है कि जो रूसी अदालत है वो इसके हवाले से क्या फैसला देती है। अब जरा बात कर लेते हैं फुटबॉल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उनकी अहलिया की। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ तस्वीर वायरल हुई हैं और वो तस्वीर हैं खाना काबा की ज़ियारत करते हुए इन दोनों मियाँ और बीवी की। इनको एहराम की हालत में दिखाया गया है। ये जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ये दोनों मियाँ बीवी की जो तस्वीर है ये जेन्युइन नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, AI के जरिए ये तस्वीर बनाई गई हैं। लेकिन ये जो तस्वीर जब वायरल हुई है तो उसके ऊपर मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम दुनिया में खासतौर के ऊपर इनके ऊपर काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और उसकी वजूहात यही है कि जो खाना काबा है या हरमैन शरीफैन है उसमें जो गैर मुस्लिम है उनका दाखिला ममनू है। ये इस हवाले से इस वजह से इनके ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ताहम जो रोनाल्डो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो है इनके हवाले से ये भी मशहूर है, और जो जिस सऊदी क्लब से फुटबॉल क्लब से ये खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, उनके गोलकीपर का भी कुछ अर्सा पहले एक बयान आया था और ये कहा था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस्लाम या जो मजहब इस्लाम है उसमें को कन्वर्ट करना चाहते हैं और मुस्लिम होना चाहते हैं। इस हवाले से वो अपना इंटरेस्ट भी उन्होंने शो कराया है। मालूम नहीं कि इस हवाले से और इस दावे में कितनी हकीकत है। ताहम इस हवाले से उनके पहले भी काफ़ी इस तरह की जो वीडियोस और उसमें जिसमें वो सलाम करते हुए नजर आते हैं या जो सऊदी कल्चर है उसको अपनाते हुए नजर आते हैं, कभी वो जो सऊदी लिबास है उसमें, या बाकी जो ओवरऑल उनके जो, क्योंकि वहाँ पे ही मुस्तकिल इन्होंने अभी सुकूनत अख्तियार की हुई है, तो इस वजह से ये एक मिक्स इसका रिएक्शन आ रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये मजहब इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा, खासतौर के ऊपर जो दीन इस्लाम के लिए भी कि रिनोन्ड जो फुटबॉलर हैं वो मुस्लिम हो गए हैं। और कुछ लोग ये जो इनकी तस्वीर के हवाले से ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये इस तरह का इनको नहीं करना चाहिए। ये जो दीनी और दुनियावी जो दीनी मामलात हैं
उसमें इस तरह की इनको जो है वो तस्वीर हो या जो भी वो इजाज़त नहीं देनी चाहिए। बहरहाल ये एक इंटरेस्टिंग खबर सामने मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर कर लूँ। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।